नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ अभी आयुर्वेद के विषय के बारे में संवाद करने के लिए वैद्य श्री नंदकुमार मुळे उपस्थित है और हम लोग आयुर्वेद के बारे में कुछ संवाद वैद्य जी के साथ करने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल आपको है कि आयुर्वेद का अर्थ क्या है, आयुर्वेदिक किसे कहा जाता है? थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में एक स्पष्टीकरण दीजिए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक आप जो कह रहे हैं, ये जो वर्ड है, मतलब ये शब्द जो है आयुर्वेदिक, ये मूलतः अंग्रेजी शब्द है। हम लोग को अगर आयुर्वेदीय बोले तो वो भारतीय शब्द होता है, आयुर्वेदिक बोले तो उसका प्रभाव अंग्रेजी की तरफ जाता है। तो आयुर्वेद ये जो शास्त्र है मूलतः भारतीय एक शास्त्र है और आज के ज़माने में जो आयुर्वेद चल रहा है वो आयुर्वेद और लोगों की समझ और सचमुच आयुर्वेद का स्थान, इसमें बहुत सारा अंतर है। थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? हाँ, तो उसमें देखा जाए तो आयुर्वेद के बारे में शब्दशः उसका जो अर्थ है वो सामान्य लोगों को समझने के लिए दो ही चीज़ें समझनी चाहिए। आयुर्वेद के शब्द में दो ऐसे पार्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं संधि, आयुर्वेद किंवा आयुर्वेद। तो आयु मतलब लाइफ, जन्म से लेके अपने मृत्यु तक ये जो प्रवास यात्रा है उसको बोलते हैं आयु। आयु और उसका वेद, वेद बोलेगा तो हर एक वेद जो अपने परंपरा से बोले हुए 4 वेद है, वैसे वेदों का स्थान इसको दिया हुआ है। और ऐसे भी बोलते हैं कि अथर्ववेद का एक उपांग है, कोई भी अथर्ववेद का पढ़ाई करता है वो आदमी बोलता है कि अथर्ववेद में आयुर्वेद की बहुत सारी जानकारी है। लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए मैं आज एक इतनी बात कहूँगा कि वेद मतलब वेद शब्द का अर्थ अगर मूलतः आ जाएंगे तो वेद बोलेगा तो ज्ञान। और हमारी जो समझ आयुर्वेद के बारे में है वो समझ ऐसी होनी चाहिए कि आयुष्य का वेद मतलब ज्ञान। अभी वो ज्ञान क्या है उसको हम अपनी प्रचलित अंग्रेजी भाषा में ऐसे कहते हैं, सेंस ऑफ वेल बीइंग। जैसे कि आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी मैं नाम या किसी जाति पंथ का भेद नहीं करना चाहता हूँ, प्रोफेशन से भी भेद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा आयुर्वेद के प्रति कुछ भी विश्वास नहीं है, मैं आयुर्वेद मानता नहीं। लेकिन ये सरासर झूठ है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसका कारण एक ही है कि जैसे देव के बारे में बोलेंगे, अध्यात्म के बारे में बोलेंगे कि हमारा भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं, ऐसे बोलने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा अगर बोलेंगे तो भगवान जो है कि नहीं है, ये तो बहुत सारी ऊंची बात है। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास है नहीं है मतलब मेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा कहने वाला इंसान ऐसे बोलता है कि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है मतलब भगवान क्या है वो तो मालूम है। लेकिन जो नास्तिक होता है, इसको हम अपनी भाषा में आस्तिक और नास्तिक बोलते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाले और भगवान के ऊपर विश्वास न रखने वाले। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है वो बोलते हैं आस्तिक और जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है उसको बोलते हैं नास्तिक। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसको भगवान ये चीज या तो ये क्या है जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं वो अगर मालूम है तो वो अच्छे विचार से देखा जाए तो वो भी आस्तिक ही होता है, क्योंकि उसको भगवान क्या है मालूम है। मतलब ये भगवान को मैं जानता ही, भगवान मालूम है मतलब भगवान मालूम है तो ये आस्तिक है, ऐसे मैं मानता हूँ। वैसे ये हुआ सब सिद्धांत। लेकिन आयुर्वेद के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। लेकिन आयुर्वेद मूलतः जो है वो सेंस ऑफ वेल बीइंग है। सेंस ऑफ वेल बीइंग मतलब क्या है कि आपको कभी प्यास लगती है, प्यास लगने के बाद आप बोलते हैं चलो मैं पानी पी लेता हूँ, अंदर की आवाज आ जाती है,
कि मेरे को पानी चाहिए और आदमी पानी पीता है। जैसे पेशाब जाना है, अपने मन को, आत्मा को ऐसे अनुभूति होती है कि चलो पेशाब को जाए, संडास को जाके आए तो अपने को ठीक लगेगा, और अपने बिंदु को आज्ञा मिलती है, आदमी कर लेता है। वो आयुर्वेद का पालन करता है, मतलब उसको सेंस आ जाता है, सेंस ऑफ वेल बीइंग। मेरे को मालूम है ये भुवनेश्वर, वो सच्चा आयुर्वेद है। लेकिन आज किसी को पहचान के बारे में ऐसे किसी का पता पूछने जाते हैं और पूछते हैं कि अरे रामलाल किधर रहता है, तो वो रामलाल मतलब उसके बच्चे की शादी हुई थी अभी 6 महीना पहले, ऐसे आयुर्वेद के बारे में बोला जाता है। मतलब ये संदर्भ दिया मैंने, आयुर्वेद के बारे में बोलते बोलते लोग बोलते हैं हाँ वो आयुर्वेद जिसमें बच्चे को दवा दिया तो अपने उसके बच्चे को असर आ जाता है, इतना लेट असर आ जाता है। कोई आदमी कहता है कि कोई ऐसी दवाइयाँ होती है उसको साइड इफेक्ट नहीं है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। ऐसे अलग अलग विचार आयुर्वेद के बारे में फैलाए हुए हैं। तो आयुर्वेद, मैं तो मानता हूँ ऐसे कि सेंस ऑफ वेल बीइंग इसको ही आयुर्वेद कहते हैं। तो और एक सवाल उसके जो आपने विश्लेषण दिया उसके ऊपर आता है कि आजकल मार्केट में जो दवाइयाँ आती है, हाँ। बहुत सारी दवाइयाँ होती है, उस पे कई दवाइयों पे हर्बल ऐसा लिखा होता है। हाँ। और कई बार हम लोग मान लेते हैं कि हर्बल दवाई मतलब आयुर्वेदिक। हाँ। तो आज जो दवाइयाँ आती है वो असल में आयुर्वेदिक है या हर्बल है, जिसको हम लोग गलती से आयुर्वेदिक कहते हैं। हाँ। तो आप हर्बल और आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे तो अच्छा है। सबसे पहले ऐसी बात है कि हर्बल मतलब दवाइयों के अनुरूप, मतलब वनौषधि जो रहेगा उसके अनुरूप उसका फॉर्मुलेशन बनता है, और ये वनस्पति ये चीज़ों के ऊपर काम करके उतना ही विचार करके मार्केट में लाई जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि हर्बल ये इट इज अ वन पार्ट ऑफ द आयुर्वेद, इट इज नॉट टोटली आयुर्वेद। और तीसरी बात ऐसी है कि हर्बल बोलेगा तो आयुर्वेद में पार्ट में बोलता हूँ, उसका कारण एक है कि उसके पीछे सिद्धांत नहीं लगता है। दो तरह के आजकल आप डॉक्टर भी देखते हैं कि कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि चलो ये बीमारी है ये दवा लो, ये बीमारी है वो दवा लो, या उल्टा ये दवा लो इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये दवा लो उससे वो बीमारी ठीक हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन मैं अभी गौर कर रहा हूँ, जैसे पहले कभी अपनी मुलाकात में मराठी में मुलाकातें हुई थी, उसमें बहुत सारे विषय आए हुए, ऐसे उसमें देखेंगे तो एक कोई सिद्धांत होता है, सेंस ऑफ वेल बीइंग अगर नहीं है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जब भी बोलता है कि चलो ये आपका ऐसे ऐसे लक्षण है या तो ऐसे ऐसे तकलीफें है, तो उसका कारण क्या है, उसका शरीर में क्या बिगाड़ है, उसके कौन से कारण की वजह से या तो कौन से सिद्धांत में फर्क होने की वजह से आपको ये तकलीफ हुई है, और वो सिद्धांत के अनुरूप दवाइयाँ दी जाती है और व्यक्ति सापेक्ष अलग अलग होती है, वो आयुर्वेद का प्रकार है। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो एक सिद्धांत के मायने से, दूसरे मायने से देखा जाए तो आयुर्वेद में औषधियों के 3 प्रकार होते हैं। एक वनौषधि है, मतलब जड़ी बूटियों की दवा, पान पत्ता फल ऐसे। बाद में दूसरी है रसौषधि, जैसे कि पारा गंधक, ऐसे माना हुआ है कि पहले जमाने में जैन और बुद्ध संप्रदाय का राज था, उस समय ऐसा होता था कि अत्यधिक अवस्था में रुग्ण के या तो किसी को ऑपरेशन करना सुश्रुत के काल में, ऐसे सब प्रसंग आते थे। उस समय पे वो हिंसा होती थी, हिंसा के कैटेगरी में जाता था कानूनन उस समय के। तो उस समय क्या किया गया कि वो हिंसा अगर होती है तो राजा की परवानगी लेनी चाहिए, राजा की परवानगी लेंगे और बाद में इसका ऑपरेशन करेंगे तो बहुत टाइम समय निकल जाता था और उसमें बहुत सारे खलास हो जाते थे रुग्ण। तो उस समय के ज़माने में ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो गए, तो उस समय का जो काल था उसका अध्यात्म का या तो भगवान का उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव था वो जमाने के अनुरूप। तो उस समय पे पारद जो है मर्क्यूरी,
तो मर्क्यूरी ये शिवजी का वीर्य और गंधक उसको पार्वती का बीज या तो वीर्य, ऐसे स्त्री वीर्य ऐसे मान करके एक अघोरी विद्या डेवलप हुई और पारागंधक के अनेक ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अल्केमी और केमिस्ट्री डेवलप हो गई उस समय पे। उसके अभी भी आज आपको बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री जो दिखता है वो उसी काल का सब नतीजा है। और उस समय पे देखा जाए तो ऐसे अशोक स्तंभ भी आप देखेंगे तो धातु विद्या भी इतनी प्रगति की आज भी उसका लोहा उसको जंग नहीं पकड़ा है। तो ऐसे पारद गंधक उसके अनेक भस्म कज्जली करके, भस्म बोलेगा तो कज्जली पूरा पारद या गंधक उसको वनौषधियों के ऊपर संस्कार करके वनस्पतियों का संस्कार करके कूट देके उसका जब ऐश बन जाता है उसमें पारा और गंधक नहीं रहता है, लेकिन वो वनौषधि में वापरा गया क्योंकि वनौषधि कम मात्रा में और जल्दी असरदार होने के लिए वो रसौषधियाँ मिला करके कुछ दवाइयाँ बनाई गई, जैसे कि अपनी है त्रिभुवन कीर्ति रस, आनंद भैरव रस, जैसे उसके आगे रस लिखा हुआ है वो रसौषधि है। उसके आगे भी जो है वो भस्म है, केवल मोती भस्म, हीरक भस्म, ऐसे भस्म भी किए हुए हैं। ये सब दवाइयों के अलग अलग प्रकार है। उसमें एक पार्ट केवल जो है वो वनौषधि, और वनौषधि जो है उसका आजकल के जमाने में वही ब्रांच कोई लोग आगे लेके गए उसको बोलते हैं हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन। दूसरी बात कि पहले अभी कैसे होता है कि कोई गाड़ी मार्केट में अगर आनी है तो मार्केट में मार्केटिंग होता है गाड़ी का, और गाड़ी का मार्केटिंग ऐसा मॉडल है वैसा मॉडल है और पहले एडवर्टाइज हो जाता है, लेकिन वो भी मार्केट में प्रोडक्ट आने के पहले उसके सब स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं। वैसे जब भी इंसान प्रकृति में हो गया, उसके बीमारियां चालू हो गई, उसके पहले ही औषधियाँ जो है सब वनौषधि है वो तैयार हो गई, वो दवाइयाँ है, जैसे कि स्पेयर पार्ट पहले मार्केट में आते बाद में गाड़ी आ जाती है। तो ये आयुर्वेद का महत्व है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो फॉर्मुलेशन हम लोग बोलते हैं वनौषधि, रसौषधि, भस्म, ये सब ऋषियों के जमाने से प्रवाहित शाश्वत एवरलास्टिंग है, क्योंकि आज भी आप देखा जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों के ऊपर वही दवाइयाँ उतनी असरदार हो रही है। मतलब ऐसे नहीं कि उसमें कुछ नया मॉलिक्यूल निकालना है या वो निकालना है, क्योंकि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है इतना फर्म है कि उसी दवाइयों से आजकल लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो ये सब ऋषि मुनियों से, भगवान से जो दवाइयाँ आई हुई है वो फॉर्मुलेशंस ग्रंथों में बद्ध है, जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, योगरत्नाकर, सारंग, ये जो ग्रंथ है उसमें ग्रंथोक्त औषधियाँ होती है, वो फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं, उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते हैं। और एक प्रकार रहता है प्रोप्राइटरी मेडिसिन। प्रोप्राइटरी बोलेगा तो बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठा होते हैं और मास के लिए दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे आजकल का जमाना जो आधुनिक वैद्य का है उसके ऊपर पब्लिक को चाहत होती है कि चलिए मेरे को एक ही ऐसा कोई गोली दीजिए जिससे सर दर्द कम हो जाता है। तो ये सब एलोपैथी जैसे चल रहा है, वैसे आयुर्वेद के बहुत सारे जिनको अनुभव है वो इकट्ठे होकर कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन। ऐसे सब माहौल चल रहा है। तो थोड़ा सा एक शंका आ रही है मन में कि आयुर्वेद मतलब ऐसा कोई ग्रंथ, एक ही ग्रंथ किसी एक लेखक ने लिखा हुआ नहीं है, उसमें बहुत सारे अनुभवांती लोगों ने उसमें और एडिशन किया है, ऐसे कुछ है क्या? कि जैसे आप बोले अभी प्रोप्राइटरी मेडिसिन, तो अभी प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, मे भी पॉसिबल कि 1000 साल पहले उस वक्त के जमाने के लोगों ने भी, जैसे आपने अभी बोला कि रस विद्या की गई, तो वैसे कुछ एडिशन उसमें हो गए हैं या एक ही फिक्स बुक है जिसमें से आप दवाइयाँ देते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, वो 2-3 प्रकार है उसमें। सबसे पहले आयुर्वेद का अवतरण आपको समझना होगा, जैसे पृथ्वी लोक के ऊपर आयुर्वेद का जन्म कैसे हुआ, जरा बताइए, थोड़ा सा विस्तार से तो बताएंगे। उसमें वो पूरा स्टोरी आपको समझ में आया तो बराबर सब समझ में आता है। तो ऐसे है कि सृष्टि का निर्माता ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मदेव जो है उससे ये आयुर्वेद का चेन है। और वो चेन कैसा है कि देखिए, ये सब माहौल चल रहा था, सब इंसान लोग थे अपने
ठीक ठाक चल रहा था। क्योंकि देखिए अभी अभी युग चल रहा है कलयुग, त्राता युग से लेकर के ये कलयुग है। तो कलयुग में बीमारियां ज़्यादा है, उससे पहले थोड़ी बीमारियां थी, और उसके पहले तो बीमारियां थी ही नहीं। तो मानव बोलते हैं कि इंसान तभी 400 साल का था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि उस समय बीमारियां नहीं थी। इंसान को अपना जो जमीर है, वो जमीर आज से भी बहुत सारा अच्छा था। कोई भी व्यवहार में, अपनी जीवन शैली में चाहत नहीं थी वो, तो अपने स्वार्थ भी कम था, ऐसे चल रहा था। तो बोलते हैं कि वो जमाने में सब देव ही थे ना, इंसान के रूप में। तो अभी क्या है, अभी देखेंगे तो बीमारियां बढ़ गई हैं। तो ये काल का प्रभाव है। लेकिन उसके पीछे भी पहले जमाने में ऐसा बताया जाता है कि ऋषियों के जमाने में दो तरह के ऋषि थे। एक को बोलते थे गार्ग्य और एक को बोलते थे यायावर। गार्ग्य और यायावर। तो ये एक प्रकार के इसमें जो ऋषि थे वो ऐसे थे कि कोई भी जगह पे ऐसा आश्रम करके रहते थे, गुरुकुल पद्धति से प्रशिक्षण होता था, सब वहाँ पर एक आश्रम के अनुरूप चलता था काम, और उसकी एक ऋषि की परंपरा चलती थी। और दूसरे ऋषि ऐसे थे कि वो यायावर थे, मतलब उनका आश्रम फिक्स नहीं था, जहाँ पर बैठे वहाँ पे आश्रम, रोज का खाना रोज लेना, और हर जगह वो बदलते रहते थे जगह, आज ये गांव में, कल वो गांव में, परसों वो गांव में। उनके पीछे पीछे उनके शिष्यगण आते थे, नए नए तैयार होते थे, और वो सब इंसान बनते रहता था। तो एक जमाने में ऐसे हुआ कि ये जो घूमने वाले ऋषि थे, उन्होंने सोचा कि साला क्या घूमेंगे, एक जगह पे रहते हैं और रोज क्या दाना पानी ढूंढना है, तो चलो उसका खेती करते हैं। तो ऐसे चालू हो गया। बाद में वो जो एक जगह पे आश्रम करने वाले थे, उनसे उनकी ईर्ष्या और स्पर्धा तैयार हो गई कि इनका खेती ज्यादा है कि इनका खेती ज्यादा है। क्योंकि खेती भी बार बार क्या करना है, जैसे आदमी बोलता है ना कि अभी मैं लादी पे सो जाऊं, बाद में बोलता है गद्दी पे सो जाऊं, बाद में बोलता है मेरे को मच्छरदानी चाहिए, बाद में बोलता है सोफा चाहिए। ऐसे उनके सब चाहत बढ़ने लगी कि चलो अभी दो आश्रम है, दो आश्रम की धान्य संपत्ति कितनी है, द्रव्य संपत्ति कितनी है, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुत्व, फिर युद्ध, फिर राजा के पास जाना, राजा उसके लिए राजा का अपॉइंटमेंट हो गया, तो राजा हो गया, तो दो राजा उनकी कंपटीशन, उनमें है युद्ध वगैरह होते थे, और बाद में बीमारियां बढ़ती गई। एक समय ऐसे आ गया कि ऐसी सब बीमारियां बढ़ने के बाद ये तद्विद जो थे ऋषि, विद्वान ऋषि, उनके इसमें दिल में आया कि चलो ऐसे तो बीमारियां अगर बढ़ती गई तो अपना कोई आगे ठीक होने वाला नहीं, तो चलो क्या करेंगे, एक ऐसा कॉन्फ्रेंस, बोलते कि आयुर्वेद में कॉन्फ्रेंस नहीं लेकिन चरक में उसका उल्लेख है, हिमालय के तल के जगह पे सब ऋषि एकत्र हो गए और उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कोई हल सोचते हैं। उसमें सब थे, आत्रेय, कृष्णात्रेय, विश्वात्रेय, बाद में चरक विरक, सब जो अग्निवेश सब जो थे वो सब थे। और उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि इसका हल अगर ढूंढना है तो ब्रह्मदेव के पास जाना होगा, क्योंकि ये सृष्टि का निर्माता है वो ब्रह्मदेव है। तो उसमें दो ही ऋषि ऐसे थे कि उन्होंने सोचा कि हमारे पावर के ऊपर हम ब्रह्मदेव को जाके पूछेंगे। तो बोलते ब्रह्मदेव के पास डायरेक्ट जा नहीं सकता, तो इंद्र के पास जाएंगे, इंद्र को पूछेंगे। तो ब्रह्मदेव और इंद्र का कनेक्शन क्या है, फिर इंद्रदेव अगर बताते हैं तो ब्रह्मदेव और इंद्र का कनेक्शन क्या है। तो ऐसा अवतरण हर एक आयुर्वेद के ग्रंथ में है कि आयुर्वेद कैसे निर्माण हुआ, कैसे प्रवाहित हुआ। अभी ऐसे भी एक बोला जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी एक रत्न है, 14 रत्न में एक धन्वंतरी रत्न है, और अमृत कुंभ लेके आयुर्वेद का आ गए और उसमें अमृत था, उसमें सब दवाई थी। लेकिन वो कभी
उसके बाद उसके पहले जब इंद्र के पास गए तो उसका आयुर्वेद का उदाहरण ऐसे बताया गया है। ब्रह्मा इंद्र ने ब्रह्मदेव से पूछा तो ब्रह्मा ने बैक में जाके ऐसे स्मरण किया, अरे मैंने तो सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन उसके आगे क्या है? तो ऐसे एक शब्द है ब्रह्मा स्मृत्वा यशोग इदम, मतलब ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। बाद में उसके नजदीक वाला जो था प्रजापति, ये स्मरण करके उसके मुख से जब ही निकला तभी प्रजापति ने उसको ग्रहण किया। प्रजापति ने जब ही ग्रहण किया तो उन्होंने अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, और ये इंद्र ने ये सब जो ऋषि गए थे वो आत्रि पुत्रादिक जो थे उनको सबको ज्ञान दिया, और वो सब ज्ञान है, वो ज्ञान लेके पृथ्वी पे आ गए। वो ज्ञान क्या है? केवल 3 चीजों के ऊपर आधारित है, हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब बीमारियों का कारण, लिंग मतलब लक्षण, और तीसरा औषध। औषध बोलेगा तो आहार और वन औषधि, जड़ी बूटियां या तो दवाई। और बाद में ये सब जो ऋषि है अपने अपने अनुभव के अनुसार जैसे जैसे अपडेट करते आए, वैसे वैसे उन्होंने अपनी अपनी संहिताएं लिखी। जैसे कि चरक है नॉर्थ वाला है, सुश्रुत है वो नॉर्थ वाला है, लेकिन वाग्भट है वो साउथ वाला है। तो ये सब जो ग्रंथ है वहां पर जो दवाइयाँ उपलब्ध होती थी बीमारियों के ऊपर, उसका अपडेट करके मूल सिद्धांत को बाधा न आते हुए, मूल सिद्धांत वैसे रखते हुए उसका एडिशंस करके वो सब संहिताएं बनी। जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट बृहत्त्रयी बोलते हैं, बाद में लघुत्रयी हो गए। ऐसे करके करते ग्रंथ अपडेट होकर के आयुर्वेद का विकास होते रहा। अभी इसके आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसमें और एक जानकारी मुझे चाहिए कि जैसे हम लोग बॉटनी वनस्पति शास्त्र का पढ़ाई करते हैं तो बोलते हैं कि हर एक वनस्पति को अलग अलग नाम से जाना जाता है दुनिया भर में। तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम निकाली, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, लैटिन भाषा में उनका नाम होता है। तो अभी एक सवाल ऐसे होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो ज़्यादातर आप बोलते हैं वनस्पति जन्य है, मगर उत्तर भारत में जो वनस्पति पाई जाती है या हिमालय में जो वनस्पति पाई जाती है वो दक्षिण भारत में नहीं पाई जाएगी। आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, मगर उस जमाने में, जो जमाने की आप बात कर रहे हो, उस जमाने में उतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था नहीं। अभी और एक चीज़ होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी, तो भारत में मर्क्यूरी मिलता ही नहीं है, तो कहाँ से तो दूर से लाया गया। या गंधक जो है सल्फर, उसके भी भारत में ज़्यादा कुछ मिलते नहीं है। तो उस जमाने में ये कैसा सब सिद्धांत एक शास्त्र से हुआ रहेगा? मतलब जैसे बोलते हैं कि जो दक्षिण भारत में रहते हैं उसको हिमालय की दवाइयाँ का पता है, जो हिमालय में रहते हैं उसको दक्षिण भारत की दवाइयाँ का पता है, और ये जो सब मेडिसिन है जैसे आपने बताया था वो मकर ध्वज होता है या ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं, तो ये सब मिश्रण कैसे हुआ रहेगा? थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो ऐसे है कि कोई दवाइयाँ नॉर्थ और साउथ के सब हर जगह के ग्रंथ है उसमें कॉमन है। विशेषताएं करके जो अलग अलग दवाइयाँ हैं वो अलग अलग है। जैसे अगर मकर ध्वज देखेंगे तो मकर ध्वज आपको लघुत्रयी में योग रत्नाकर, रॉ प्रकाश, सारंग सब में मकर ध्वज मिलेगा, और ये सब एक ही जगह के नहीं, लेकिन वो बनाते हुए जो चीजें लगती है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता था। जैसे कि अभी समझ लीजिए नॉर्थ में जो फूड बनता है उसमें राई का तड़का नहीं देते, राई का तेल वापरते हैं डायरेक्ट, उसमें बनता है, क्योंकि राई का ही तेल वापरते, तड़के की जरूरत नहीं। तिल का तेल वापरते हैं नॉर्थ में, साउथ में खोपरे का तेल वापरते हैं। बनता सब्जी ही है, लेकिन सब्जी के लिए जो वहां पर जो अवेलेबल है वो
बनाया जाता है उसके हिसाब से। वैसे एक सिद्धांत ऐसे भी है इसका कारण कि यत्र देशस्य रुग्णः तत्र देशस्य औषधि। जो विभाग का जो रुग्ण है वहीं की औषधि चाहिए, क्योंकि निदान करते समय भी दुष्य देश बलम कालम, मतलब शरीर के अंदर जो खराब होने वाली चीजें है, दुष्य देश, जो जहाँ का देश है। कभी कभी ऐसे होता है कि पुणे वाले को जो बम्बई की हवा सूट नहीं होती, बम्बई वाले को पुणे वाले की हवा सूट नहीं होती। ऐसे भी पाया जाता है कि ऐसे अपने हवामान में मुंबई का आदमी या तो कोकण का आदमी ड्राई क्लाइमेट में गया, अहमदाबाद में गया या तो सोलापुर में गया, तो उसकी अस्थमा वगैरह कम हो जाती है। तो देश जो है उसका परिणाम इसमें होता है। तो बाद में बल, बल मतलब रुग्ण का ताकत, काल मतलब कौन सा काल है, बरसात है, ठंडी है, गर्मी है, जो भी मौसम है, प्रकृति उसका ढांचा शरीर का, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति है, कैसे है, मतलब उसका शरीर का जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट जल्दी से खराब हो जाता है जरा सा इधर उधर खाने पर। बाद में अनलम मतलब अग्नि, हजमे की कैपेसिटी, अपनी जो भूख है उसकी डाइजेस्टिंग पावर, और वो है मतलब यंग है, ओल्ड है, ऐसे उसके हिसाब से जो है वो चलता है। और एक सवाल आ गया मन में अभी जो आप बोल रहे थे कि इसका मतलब ऐसा है कि अगर मैंने ये आयुर्वेदिक दवा मंगोलिया में रहने वाले आदमी को अगर उसका उपयोग किया तो उसको कितना उपयुक्त रहेगा? मतलब ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, ये है जो है, ये केवल भारतीयों के लिए उपयुक्त है या भारत के बाहर के लोगों के लिए भी? या यदि कोई भारतीय, आप ऐसे मान लीजिए कि एक भारतीय यहाँ से जाके साइबेरिया में जाके स्थित हो गया और 5-10 साल वो उधर का बन गया और उसके बाद वो अपना भारत में निर्मित आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेता है, तो उसके ऊपर असर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए जो दवाइयाँ वापरी जाएंगी वो ऐसे अगर आप देंगे ना, क्योंकि आजकल ऐसे मॉल चल रहा है, मंगोलिया का कोई आदमी है, अमेरिका का कोई आदमी है, तो वहां से हमको पूछता है इंटरनेट के ऊपर या तो व्हाट्सएप के ऊपर, अरे आरोग्यवर्धिनी जो दवाइयाँ है, आरोग्यवर्धिनी वटी, वो ले लूँ क्या मैं, मेरे को इससे कम होगा। लेकिन ये द्रव्य सापेक्ष, औषधि सापेक्ष विचार हो गया। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत लगा के वो रुग्ण का परीक्षण करे और उसका एक ढांचे के अनुरूप उसको सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन, ऐसा करके प्रकृति के अनुरूप, मैंने जो अभी घटक बताए, तुष्य देश बलम कालम प्रकृति अनलम वया, ऐसे अगर देखेंगे तो ही उसको असर होगा। क्योंकि वो इंसान कौन से वातावरण में रहता है, कौन से प्रकार का खाना खाता है, उसकी खुद की प्रकृति क्या है, जीवन शैली क्या है, ऐसे बराबर देखेंगे। उसके एक अष्टविध परीक्षा होती है, उसमें नाड़ी भी देखते हैं। तो ये सब देख के आपको दवाइयाँ असरदार होगी। हाँ, तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर आदमी कहीं दूसरे देश में बैठा है तो उसकी क्या क्या परीक्षाएं करके, और एक और इसके बारे में सवाल इसके साथ ही पूछता हूँ कि पर्सनली वैद्य नंदकुमार मुळे ऐसे बाहर देश में बैठे हुए आदमी को भारत से दवाइयाँ दे सकता है क्या? दे तो सकते हैं, उसका ना बोलने में, लेकिन परफेक्शन का जहाँ तक सवाल है तो उसकी दशविध परीक्षा और अष्टविध परीक्षा होनी चाहिए। इसके पहले एक एपिसोड में हम लोगों ने दुष्य देश बलम कालम के बारे में बोला कि कहाँ का रुग्ण है, उसकी प्रकृति क्या है, कैसे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उस पर अगर परीक्षा करनी है तो बहुत सारी चीजें, अष्टविध परीक्षा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि नाड़ी मतलब पल्सेस, पल्स के ऊपर बहुत सारी जानकारी, मूत्र मतलब उसका मूत्र प्रवृत्ति ठीक है, मतलब पेशाब का कैसे है,
उसका कलर क्या है, ये तो हम अभी आजकल फोटो निकाल के भी सब देख दिखा सकते हैं। मल की प्रवृत्ति जो है कैसी है क्या है उसके बारे में भी ऐसे परीक्षा कर सकते हैं। एक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जो मूत्र परीक्षा आपने बोली है, वो आज जो हमारे पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में की जाती है, उसके रिपोर्ट्स आपके लिए कुछ फायदेमंद होते हैं क्या? देखिए आजकल के ज़माने में पैथोलॉजिकल जो भी रिपोर्ट होते हैं उसका सहारा हमको इसी चीज़ों के लिए फायदेमंद होता है, वही मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन अभी ये 3 चीज़ें हुई, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा। जीवा तो देख सकते हैं, मतलब जीभ कैसे है, रुग्ण के फोटो के ऊपर भी देख सकते हैं। शब्द, शब्द भी मालूम होता है। स्पर्श, स्पर्श ध्रुव और आकृति, उसकी नजर भी मालूम होती है और उसका आकार भी मालूम होता है। लेकिन स्पर्श मतलब उसका शीत है, उष्ण है, ये उस वो कैसे बताएगा उसके ऊपर निर्भर है। नाड़ी जो है, नाड़ी एक अनुभूति है, उसके ऊपर होता है। अभी आपने जो पूछा था वैसे कि जो आजकल के पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये 2-3 चीजों के जगह पे इस्तेमाल करके टुवर्ड्स परफेक्शन हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, जो भी रिपोर्ट आता है पेशेंट बोलता है हाँ मेरा यूरिन का रिपोर्ट किया था लेकिन वो तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसे नहीं है। वो यूरिन का रिपोर्ट हम जब भी देखते हैं तभी हम लोग उसके दृश्य का पता लेते हैं कि उसके शरीर में क्या खराबी है, कौन सी चीजें खराब होने लगी है या तो खराब हो सकती है। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन वो रिपोर्ट का समझना वो अलग होता है और वो इसके लिए उपयोगी होता है कि वो दूर पे बैठा हुआ है, उसकी नाड़ी नहीं देख सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये चीजों के लिए इस काम को फायदा हो जाता है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन करके रुग्ण को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो वैद्यराज, एक सवाल ऐसा उठता है कि अगर कोई रुग्ण, जैसे आप बोले कि दूर में रहता है तो नाड़ी परीक्षा संभव नहीं होती है, तो वो अपना पल्स जो इधर से काउंट करके आपको बताए या और कोई माध्यम से, जैसे स्टेथोस्कोप है, तो स्टेथोस्कोप समझो लगा के ईयरपीस जो होता है वो फोन में लगा के आपको नाड़ी की गति सुना है, तो कुछ मतलब 100% के मगर 5-10% तो यूजफुल होता है क्या, हो सकता है क्या? थोड़े से प्रमाण में हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ कि नाड़ी परीक्षा एक गहन शास्त्र है। जैसे कि नाड़ी परीक्षा रावण की श्रेष्ठ थी। रावण जो है लंका में, रावण जो था वो दशग्रंथी ब्राह्मण था और उसकी नाड़ी परीक्षा के ग्रंथ है, नाड़ी दर्पण ये वो ऐसे है। तो उसमें नाड़ी परीक्षा जो बताई गई है, या तो योग रत्नाकर में थोड़ा सा वर्णन है कि जो नाड़ी परीक्षा जो है उसका वर्णन ही ऐसे है कि नया वैद्य और जुना वैद्य उसमें जोहरी जैसे हीरे की परीक्षा करता है। नया अगर जोहरी है तो हीरे को परख नहीं पाता है, लेकिन जुना अगर जोहरी है अनुभव सिद्ध, हाँ तो अनुभव सिद्ध ऐसे नाड़ी की परीक्षा होती है। और नाड़ी की परीक्षा में नाड़ी में अंतर्भूत विषय जो आपने बोला है कि उसके रिदम्स आएंगे, मतलब थक 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 ऐसे, उसमें हमको इतना ही पता चलेगा कि ये रिदम आधुनिक मतानुसार योग्य है कि अयोग्य है। बाद में उसको कोई हृदय विदय का कोई अत्ययिक व्याधि है क्या, लेकिन उसका जो बारीक परीक्षण होता है वो नाड़ी की गति से होता है। सबसे पहले वात पित्त कफ में कौन सा दोष है, दूसरी बात उसके अंशांश कल्पना जो दोषों की है कि कौन से स्थान पे कौन सा दोष दूषित है, वो गति अनुरूप ही उसका जैसे होता है। अभी देखिए ना कि नाड़ी का गति में बोला था है कि एक सर्प गति है, जैसे कि नाभ जो है ऐसे चलता है जमीन के ऊपर, वैसी गति महसूस होती है नाड़ी को। जैसे मंडूक है वो ऐसे उछाल के चलता है, वैसे गति महसूस होती है। जलू, जलों का जो रहती है जलू, लाइस वो पानी में ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, वैसे गति होती है। तो ऐसे गतियों की अनुभूति दिन ब दिन वैद्य जैसे श्रेष्ठ या तो सीनियर होते जाता है, वैसे वैसे उसका ज्ञान, समझ लीजिए उसने 1 लाख पेशेंट देखे या तो 50,000 पेशेंट देखे, 25,000 पेशेंट देखे, तो हर एक की जब भी नाड़ी देखता है तो उसका दिमाग में कुछ फिट हो जाता है। वो तुलनात्मक दृष्टया, अरे मैंने वो रुग्ण देखा था उसकी नाड़ी ऐसी थी, अभी इसका भी कंप्लेंट ऐसे और उसकी नाड़ी भी ऐसी है, तो उसका एक माइंडसेट में बैकअप में
सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है कि ये नाड़ी का सॉफ्टवेयर है तो उनकी गति के अनुसार है। तो इसमें आज के तारीख में आप ये कोई देखने वाले कोई वैद्य रहेंगे या तो बहुत सारे विद्वान भी रहेंगे, तो उनको भी ये ऐसे थोड़ा सा जम्बलिंग हो सकता है कि ऐसे कैसे, फिर एक वैद्य का समझ और दूसरे वैद्य का समझ, उसमें फर्क हो सकता है। लेकिन उसके असर में फर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक वैद्य की चाहत रुग्णों को ठीक करना ही होती है और वो रुग्ण ठीक ही होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे कि आपने एक आयुर्वेद के बारे में बहुत मूलभूत जानकारी जो चाहिए थी वो दी। ये सीरीज ऐसे ही चालू रहेगी आयुर्वेदिक की दवाइयों की। आप अगले एपिसोड में इसके बारे में हम लोग और जानकारी देने वाले हैं। धन्यवाद।